नमस्कार दोस्तों। आज स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस में बात करेंगे स्वराज इंजन की, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में रिएक्शंस के ऊपर, क्योंकि इसका रिएक्शंस ऐसा रहा है क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड भी पे करने वाली है रिसेंटली। और डिविडेंड भी छोटा मोटा नहीं, करीब 95 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड है। तो जो डिविडेंड का पार्ट है वो 950% के आसपास की रेंज निकल के आती है, जिनको फेस वैल्यू के बेसिस पे। लेकिन स्टॉक की रेंज करीब करीब 2474 पे आज ट्रेड कर रहा था, क्योंकि थोड़ी सी हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिली थी मार्केट में अभी तक में। इसमें बात करेंगे क्या है इसका फंडामेंटल्स और रिजल्ट के पार्ट में कितना ग्रोथ हुआ है, क्या उसका जो चार्ट निकल के आता है उसमें टेक्निकल चार्ट कहाँ तक क्या सपोर्ट करता है इसको। साथ में इसका शेयर होल्डिंग की पैटर्न जो है वो क्या कहती है कि इसमें कितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं और कितने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं। साथ में ये भी चेक करना है जो क्या पब्लिक कैसे पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर कोई ऐसा तो नहीं जो कुछ ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है या स्टेबिलिटी के साथ साथ। तो जानने के प्रयास करते हैं स्टार्टिंग से। 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो करीब 2647 पे जो लगता है रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया था। लो की बात करेंगे तो करीब 1567 के आसपास का रहा है पीरियड के अंदर। इन दोनों का गैप देखेंगे तो करीब 900 रुपये के आसपास गैप होती है। इस 900 के गैप में देखेंगे तो अभी स्टॉक की रेंज जो निकल के आती है वो करीब 2474 2500 के आसपास का मानते हैं इसको रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसका जो मेन है कंपनी का वो फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू तो उसकी तो शायद 10 रुपये के आसपास का है। और इसकी वजह से उसने 95 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है, तो सोचिए ना 950% का डिविडेंड पे कर रही है ये कंपनी। इसके साथ साथ देखें ये कंपनी क्या क्या करती है, जो कि कंप्रेशर बनाती है, पंप बनाती है और डीजल इंजन बनाती है। इसके आप आपने देखा होगा इसका ट्रैक्टर्स भी आते हैं, तो कुछ इंजन्स भी आते हैं, पंप आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए और इंडस्ट्रियल के भी आती है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो दो तरह के प्रोडक्ट हैं इनके पास। एक है इंजन्स और दूसरा है कंप्रेशर और पंप वगैरह बनाती है जिसमें। तो हम बातें कर रहे हैं केवल स्टॉक स्पेसिफिक में। स्टॉक में देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में ये देखने को मिला जो ये थोड़ी से ऊपर से लेवल से नीचे गिरा था। उसके बाद जो स्टेबिलिटी रही है वो स्टेबिलिटी के साथ काम काज कर रहा था स्टॉक। उतनी बड़ी इसमें ना तो जंप आई ना इसमें उतनी बड़ी मूवमेंट आया। हाँ, इसमें जो ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग करने का मतलब जो लिक्विडिटी होती है वो काफ़ी कम देखने को मिला है, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हुआ है वो कभी पूरे मुझे लगता है बहुत कम हुआ है। जिसको देखें इसको परखें तो 10 से 12 ट्रेड यहाँ पे दिखता है, जो कि जिसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफ़ी इंक्रीज किया था, जबकि 36 36 38 39 इसी रेंज में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रहा है इसमें। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। इसको 5 दिन के डेटा के बेसिस पे देखें तो 5 दिन में स्टॉक ने बैक टू बैक ग्रो लेवल को दर्शाया है स्टॉक ने। ऐसे ही यदि एक महीने के चार्ट को आकलन किया जाए तो आकलन में ये निकल के आती है जो स्टॉक ने बैक टू बैक 52 वीक्स हाई को ब्रेकआउट किया है। ऐसा देखने में लगता है चार्ट के बेसिस पे। इसको 3 महीने के चार्ट में देखें तो 3 महीने के चार्ट में एक क्लैरिटी आती है जो जो 52 हाई को जब ब्रेकआउट किया था उसके बाद जो गिरावट आई थी, और 52 हाई को ब्रेक करने का क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पे जो टर्म बनी थी वो टर्म एक सर्टेन सर्टेन टाइम के लिए बनी थी। उसको मैं सेम आकलन किया जाए तो ये 9 फरवरी के करीब 29 फरवरी तक इसका रेंज निकल के आता है, तो 2300 के आसपास का रेंज निकल के आता है। और दोबारा इसमें जब गिरावट देखने को मिली तो 6 तारीख के आसपास, मतलब एक सप्ताह तक ये थोड़े से ऊपर मूवमेंट किया, फिर दोबारा इसमें थोड़ी सी गिरावट आई। और गिरावट के बाद ये लंबी गिरावट हुई, ऐसा नहीं थोड़ी गिरावट, लंबी गिरावट आती है। क्योंकि अक्सर होता है मार्केट में जब बड़ी पैसा बनाना हो, ज़्यादा पैसा बनाने हो, तो पहले स्टॉक को इंक्रीज करो, स्टॉक की रेट को परफॉर्मेंस लेवल पे पहुंचाओ। जब एक लेवल सर्टेन लेवल मिल जाता है स्टॉक में, तब उसके बाद उसमें बिकवाली जारी होता है। बिकवाली के बाद काफ़ी डीप होता है, क्योंकि मार्केट रिएक्शंस उसी रेंज से निकलने लगता है। साथ में मार्केट जो एक बुलिश मार्केट होता है वो बेरिश मार्केट की तरफ मूवमेंट कर जाता है। इसकी वजह से इसमें इस तरह की मूवमेंट निकल के आती है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने के चार्ट में इस तरह के ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। इस तरह का 3 4 मूवमेंट ऐसा दिखने सामने दिखती है, जहाँ पे भारी गैप्स के साथ ये कामकाज किया था। जिसमें कई बार इसने 3 से 4 इसने टर्म बनाया, लेकिन जब गिरावट आई तो लंबी गिरावट में इसने दो बार इसने लंबी गिरावट देखी है इस स्टॉक ने। और 1 साल के चार्ट का बेस बेस लिया जाए
तो 1 साल के चार्ट में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। लेकिन इसका स्टेबिलिटी की बात करेंगे एक लाइन चार्ट के बेसिस पे, तो उसमें ये निकल के आती है जो पिछले 1 साल के डेटा बेसिस में जो इसका जो 50 डे मार्क है या 200 डे मार्क है, इसको फिर भी 50 डे मार्क को देखें तो ये उसी आसपास निकल के आते हैं, उससे अभी रिसेंटली अपर साइड में कामकाज कर रहा है। यदि इसको 200 डे मार्क को देखें तो भी उससे जो एक लेवल निकल के आते हैं, इसका सपोर्टिंग काफ़ी अच्छा दिखता है नीचे की मूवमेंट में। और इसका 50 डे में तो काफ़ी सपोर्टिंग है, और इसका बेस रेट करीब करीब 2300 के आसपास निकल के आती है, 2300 2350 के आसपास एक एक बॉर्डर लाइन निकल के आती है इसका। दोस्तों इसमें एक और ऐड करें इस चीज़ों को, जो कि अभी डिविडेंड की पार्ट हम बात कर रहे थे, तो कंपनी ने करीब 95 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि फाइनल डिविडेंड होगा। और वो डिविडेंड कब मिलेगा? वो मिलेगा 28 जून को। अनाउंसमेंट इन्होंने पहले कर दिया, जिसकी वजह से भी मार्केट में क्या होगा, मार्केट में डे टू डे इसमें या तो जंप आएगी या फिर थोड़ी बहुत गिरती रहेगी। हाँ, ऑलमोस्ट जब ये लेने की पोजीशन में आएगी, जब डेट एक्स डेट आने की चांसेस होती है, उस टाइम पे स्टॉक की मूवमेंट इतनी तगड़ी होगी, बढ़ जाएगी गिरने के बाद। इसलिए अभी मार्केट गिरेगी चढ़ेगी, बाद में उस टाइम पे फिर जब 95 रुपीज़ का डिविडेंड मिल जाता है, उसके बाद दोबारा बिकवाली जारी हो जाती है, ऐसा मूड मार्केट की कहती रहती है। इस स्टॉक में जब हम इसका एनालिसिस की बात करें, तो रिजल्ट की पार्ट में बात करें तो करीब 280 करोड़ से चेंज होकर काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, और 350 करोड़ पे चली जाती है रेवेन्यू की मॉडल, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट का पार्ट जो था वो भी करीब करीब इंक्रीज करता है, करीब 8.62% से इंक्रीज होकर 10 पॉइंट पर से आ जाती है, क्योंकि 24 करोड़ के जो टोटल इनका मार्च दिसंबर का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट निकल के आता था, उस नेट प्रॉफिट में इनका करीब 35 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जिसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी चेंज हो जाती है पिछले पिछले पीरियड के मुताबिक। इसको क्या ऐसा अभी रिसेंटली इसी क्वार्टर में हुआ है, या कुछ बैक टू बैक कुछ पिछले क्वार्टर में भी हुआ है? हम इसको भी थोड़ा जानने की प्रयास करें। उस जानने के प्रयास में देखें तो इसमें ऐसा निकल के आता है, जो ये बैक टू बैक जंप कर रहा है, ऐसा नहीं जो इसमें अभी कुछ रिसेंटली कुछ पीरियड में जंप हुआ है। हाँ, एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है, जो पिछले कुछ पीरियड के अंदर, जैसे जून 2023 के अंदर इसमें अच्छी खासी सेल्स हुई थी। सेल्स हुआ था तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा था, लेकिन एक्सपेंसेस के कर्म के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो काफ़ी इंक्रीज था, करीब 52 करोड़ के आसपास का निकल के आता था, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें 48 करोड़ के आसपास निकल के आता है। तो ये थोड़ी सी हल्की कम नीचे की मूवमेंट किया है, जो कि 35 करोड़ के आसपास का एग्जैक्ट फिगर आउट निकल के आती है नेट प्रॉफिट में। लेकिन बैक टू बैक इसको देखें तो बैक टू बैक में कुछ ना कुछ इंक्रीज वाई ओ वाई के हिसाब से इंक्रीज करता जा रहा है स्टॉक की मैनेजमेंट की परफॉर्म। अब शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होता है, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास तो खुद की होल्डिंग है। प्रमोटर यदि 95 रुपीज़ लेता है पर शेयर, तो उनके पास खुद ही 52% की होल्डिंग है, उनके पास 52% होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से 95 रुपीज़ के हिसाब से उनके पास खुद ही चली जाएगी पैसा, जो कि एक डिविडेंड का पार्ट हो, जो कि एक प्रॉफिट का पार्ट होगा। दूसरी देखें, पब्लिक के पास जो करीब 48% के आसपास होल्डिंग है, वो क्या रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन के क्रम में देखें तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, इसमें ऐसा लगता है जो इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी ज़्यादा जोर लगा के नहीं बैठे हैं, लेकिन इसको कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं बैक टू बैक। ऐसा नहीं है एक ही बार इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है जो ये केवल टर्मोलॉजी ट्रेडिंग टर्मोलॉजी से काम करते हो। जब डीआई की बात करूँ तो डीआई भी यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन में है, क्योंकि ये भी पोजीशन डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। पहले कभी 8% के आसपास पोजीशन थी, अभी मार्च में देख रहा हूँ जो कि 9.54% के आसपास की पोजीशन है। तो ऑब्वियसली करीब करीब आधा परसेंट के आसपास पोजीशन इंक्रीज किया है, जबकि डीआई ने पोजीशन को थोड़ा हल्का किया है, सॉरी एफआई ने अपनी पोजीशन को हल्का किया है, डीआई ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। अब बात आती है पब्लिक की, तो उससे पहले डीआई के अंदर की बात करें तो डीआई में ऐसा कोई नाम निकल के नहीं आता। हाँ, इसमें नाम निकल के ये आता है, सबसे पहला नाम आता है डीएसपी का। डीएसपी की करीब करीब 6%, करीब करीब 7% के आसपास की होल्डिंग है। साथ में दूसरा नाम देखें जिसमें एसबीआई का नाम आता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का, जिसमें 1% की होल्डिंग है। और तीसरा नाम निकल के आता है
पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी चलाती है, उनके पास 1.2% के आसपास की होल्डिंग इस कंपनी में स्टेबिलिटी के साथ है। अब यहाँ पे एल का नाम जो दिख रहा था, एल का नाम यहाँ पे नहीं दिख रही। हो सकता है पब्लिक वाले पार्ट में एल का नाम दिख रहा हो। तो एल का भी पोजिशन करीब 1.5% के आसपास की पोजिशन है। और कुछ इनके पब्लिक में कुछ ऐसे भी लोग नाम दिख रहा है जिनके पास 1.5% के आसपास की होल्डिंग पोजिशंस बना के रखे हुए हैं। ऑब्वियसली ये देखें तो इस कंपनी में 36-35% के आसपास जो होल्डिंग है पब्लिक के पास, उस पब्लिक वाले पोजीशंस में करीब 6-7% के आसपास तो पोजीशन एक बल्क पोजीशन वाले हैं। बाकी 30% की जो पोजीशंस हैं वो करीब करीब जो है आम 1% से नीचे की पोजीशंस वाले स्टॉक होल्डर के पास बची है। तो ये थोड़ी सी इसमें जो चीज़ें हैं वो हमने इसको परखने का प्रयास किया, जो कितने डीआई की पोजीशंस हैं, कितनी एफआई की पोजीशन है, क्या ये पोजीशंस को बैक टू बैक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, किससे कुछ इफेक्टेड होता है मार्केट को। अब जो एनालिसिस की पार्ट निकल के आती है, क्योंकि ये है रेट की एनालिसिस। और रेट में जो स्टॉक की रेट की हमने बात किया जो कि चार्ट लेवल पे दिखती है 1 साल तक की चार्ट, यही हम 10 साल तक के चार्ट को देखें सामने, तो 10 साल के चार्ट में इसमें देखने को मिलता है जो 10 साल ये जो है, ये देखूं तो उसको करीब स्टॉक में करीब करीब 1900 के आसपास ट्रेड हो रहा था स्टॉक्स। और उसके बाद ये जब गिरावट आई तो गिरावट के बाद भारी गिरावट आई। और ये गिरावट जो दिखती है वो दिखती है इनकी, जब एक टाइम में उनके पास काफ़ी अच्छे खासे रेंज थे। और गिरावट जब आई थी रिसेंटली वो आया था इसका, देखूं तो करीब डेट डेट आ रही है इसका, अब 17 अप्रैल, इसका 17 अप्रैल के आसपास का डेट निकल के आ रहा है, जो कि कोविड का पीरियड जब समाप्त होने वाला था उस टाइम का डेटा निकल के आया, जबकि उस टाइम मार्केट क्रैश हो गया था, जो कि कोविड की वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से 2020 में 4 साल में दोबारा इसने स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट किया है। और काफ़ी हद तक इन्होंने अपने स्टॉक को इंक्रीज किया है, इसकी रेंज इंक्रीज हुआ है। 3-5 साल के डेटा भी ऐसे कहती है, 3 साल के डेटा भी इसी रिएक्शन में आई की मूवमेंट में, 2 साल और 1 साल के 2 रिएक्शंस में ऑब्वियसली चल ही रहा है। पिछले कुछ पीरियड के अंदर यदि टोटल देखें परसेंटेज वाइज गेन की, तो 2 साल में पिछला 10 साल में कंपनी ने 266% के आसपास का जंप किया। ऐसे क्रम में देखो 5 साल के दौरान तो करीब 78% के आसपास के स्टॉक मार्केट में इसका रेंज इंक्रीज कर जाता है। 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट था वो करीब करीब 70% इंक्रीज कर जाता है। 2 साल के डेटा में देखो तो करीब 74% के आसपास इंक्रीज कर दिया। 1 साल में देखो तो करीब 55% इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों यही कहते हैं जो इंक्रीज करता है ना, इसे वो कहते हैं पैसा ही पैसा। मार्केट में जहाँ है पैसा ही पैसा। हाँ, इसको कंपेयर किसी अदर प्रोडक्ट से करके देखें, जैसे एफडी से या कुछ म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट जहाँ पे, या फिर एसआईपी से, तो उसके लेवल से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि ये प्योर इक्विटी, यहाँ पे प्योर इक्विटी है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस भी चीज नहीं है, यहाँ पे हम ऑप्शन के लिए आपके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि ऑप्शन एक कम्प्लीटली एक्सपायरी पोजीशंस में होती है। ऑप्शन ट्रेड करना इज एक्सपायरी पोजीशंस, अर्थात ये एक आपको आपके पैसे के लिए एक वैल्यूएशन क्रिएट होता है। तो क्या कहा जाता है, जो आपको ये इस पीरियड तक आपने इसको यदि रखा है, इस पीरियड में यदि इंक्रीज करता है तो आपको वैल्यूएशन मिलेगी, अदरवाइज वैल्यूएशन नहीं मिलने की चांसेस बनती है, तब जीरो भी हो जाती है। यहाँ पे जीरो होने की चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हाँ, इसमें ये होती है जो स्टॉप लॉस ये हो सकता है आपकी, आपने सपोज आप उसको भूल गए, आपने शेयर लेकर के, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, लॉस्ट ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट। ये क्या हुआ, पुराने टाइम में इन्होंने किसी ने लिया जब डिमोनेटाइजेशन था ही नहीं, उन्होंने लिया, उन्होंने अपने शेयर्स को भूल गए। अब जाके आज उनको अपडेट कर रहे हैं, जो हमारे हमारे पास जो शेयर था वो खो गया, और ये शेयर्स की हमारी वैल्यूएशन उस टाइम पे ये थी, आज हमारी वैल्यूएशन ये है, तुमको ये रिटर्न बैक मिलता है। ये यहाँ पे पैसेंस होता है। 6 महीने के देखो तो 26%, 3 महीने में देखो तो करीब 5%, 1 महीने में देखो तो करीब 10%, और 2 सप्ताह में देखो तो 2%, और दो एक सप्ताह में देखो तो करीब 2.5% के आसपास का इंक्रीज दिख रहा है स्टॉक के प्रति। तो ये था, हमने स्वराज के बारे में किया, जिसमें आज का मेन टॉपिक था, जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया 95 रुपीज़ का, जिसकी वजह से मार्केट में रिएक्टिव मूवमेंट चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है। यहाँ पे चार्ट लेवल पे देखूँ, चार्ट लेवल में जब अक्सर लोग कहते हैं चार्ट लेवल सपोर्ट क्या कहता है, और ऊपर का लेबल्स क्या कहता है, इसका टारगेट जिसको कहते हैं, टारगेट क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए, मार्केट में जो टारगेट फिक्स होता है और स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस आपकी अपनी मर्जी से हो सकता है, टारगेट अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। हाँ, टारगेट के लिए आपको अपनी अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बेसिस पे आपको ये आकलन करना पड़ेगा, जो हमें इस स्टॉक से इतना बेनिफिट मिल रहा है वो सफिशेंट आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बट टारगेट कुछ भी,
टारगेट टारगेट इसको लैंड बाय देखें तो टारगेट इसका अभी तो काफ़ी ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली 52 हाई को ब्रेकआउट किया था और दोबारा इसी उसी रेस में आगे निकलने की तैयार हो रहा है, तो उससे आगे की रेस में जाएगी। थोड़ी सी यदि गिरती है, यहाँ से मार्केट मूवमेंट आती है, तो भी बेस इसका काफ़ी स्ट्रांग पोजिशन में खड़ा हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, यदि इसकी टेक्निकल चीज़ों को देखें तो कई बार इसमें ऐसा लगता है कि ये उसी बॉर्डर पे लाइन पे तो जाके नहीं खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके बॉर्डर लाइन के नीचे भी जा सकती है, ऐसा कोई प्रोडिक्शंस नहीं होता किसी स्टॉक में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब होने से हमारे मोटिवेशन और भी इंक्रीज करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि कुछ और बेटर टू बेटर इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन हो इस स्टॉक के प्रति, जो कि डेटा अवेलेबल होती है, और उसको उसी के ऊपर स्टडी करें और आपके साथ रखने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।